सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है। आपके ग्रुप 3 के सिलेबस में भी है, ग्रुप 2 के सिलेबस में भी है, और इसके ज़रिए आप तेलंगाना इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप कवर कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ एक मरतबा लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड का आप टाइम ले सकते, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इसके बारे में बात करेंगे और इससे मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको डिस्कस करेंगे। तेलंगाना इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा अहमियत है, खासतौर पे रूरल एरियाज में। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तेलंगाना के पूरे इकोनॉमी में अगर हम पूरे रूरल एरियाज की बात करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ देही इलाके हैं, एक है देही इलाका, एक है शहरी इलाका। सो आप इसको अर्बन एरिया, सॉरी इसको आप ठीक है अर्बन एरिया, इसको रूरल एरिया। तो ये देही इलाका है जहाँ पे गांव देहात वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे 66.15% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यानी कि गांव देहात में 100 लोग अगर जॉब करते हैं तो 66% लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जबकि अगर आप पूरे तेलंगाना की बात करेंगे, एंटायर तेलंगाना की, ठीक है, यहाँ पे मैं अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एंटायर तेलंगाना की बात करेंगे, तो 47% लोग, 47.34% लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। यानी तेलंगाना भर में 100 लोगों को जॉब मिल रही तो उसमें 47 जॉब्स जो है एग्रीकल्चर के हैं। और अगर देही इलाकों की बात करेंगे तो 66.15% है। तो यह इंपॉर्टेंट नंबर तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में मौजूद है, आप ये देख लीजिए। तो अब मुद्दा यह है कि एक ऐसा सेक्टर जो दीही इलाकों में, रूरल एरियाज में 66% लोगों को जॉब देता, तो क्या हम लोग इतने इंपॉर्टेंट नंबर को नहीं पढ़ेंगे, इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर पे हम डिस्कस नहीं करेंगे? बिल्कुल हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करे थे एज पर द जॉब, लेकिन इकोनॉमी का जो शेयर रहता, ठीक है, उसकी अगर बात करेंगे, जिसको हम लोग GSV के तौर पे हम लोग याद कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में शेयर अगर की बात करेंगे तो 16 to 17% है। मिसाल के तौर पे इंडियन इकोनॉमी है, ये तेलंगाना की भी इकोनॉमी है, तो इसमें 3 सेक्टर्स हैं। येलो कलर में जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा जो है ग्रीन कलर में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और तीसरा सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी में जो शेयर है ये 16 से 17% तक है। और अगर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा शेयर अगर किसका है तो सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है। ये बात आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में इसका शेयर जो है 16 to 17% है। मोटे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि तेलंगाना अगर पूरे साल में 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए का इजाफा उसके इनकम में हो रहा, तो इसमें कौन सा सेक्टर 17% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इजाफा हो रहा। सबसे ज्यादा इजाफा जो मोर देन 60% है वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे आगे है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हमेशा ये बोला जाता, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सरगर्मियां, ठीक है, ज़राअत और उससे जुड़े हुए सरगर्मियां, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक में शेयर परसेंटेज की बात करेंगे, तो आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी फसलें होती, ठीक है, फसल होता, ठीक है, फसल सबसे नंबर 1 है। उसके बाद लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक तो आप समझते हैं, जानवरों को पालना, बकरों को पालना वगैरह वगैरह, ये सब लाइव स्टॉक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं उसमें। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, तो आपको तो मालूम है कि लोग जो है क्या बोलते सो, ये डोर्स बनाते, और भी जो है जंगलात के लकड़ियों से अलग अलग चीजें बनाते, फर्नीचर का कारोबार होता है, ये सब उसी में फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में आता, ठीक है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, तो आपको मालूम है मछलियां और जो है वो झींगे विंगे सब होते, तो वो सब इसमें आते। तो यहाँ पे शेयर की हम बात करेंगे, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर, एक सेकंड, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में क्या आ रहा, एग्रीकल्चर भी आ रहा, माइनिंग भी आ रहा, फॉरेस्ट्री भी आ रही। तो यहाँ पे इसमें अगर हम शेयर की बात करेंगे तो शेयर यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर शेयर्स की हम बात करेंगे तो फसलें साल 2023 और 24 में 47%, सॉरी 47% जो है फसलों का रहा, क्रॉप्स का रहा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर शेयर किसी का है तो लाइव स्टॉक का है, मतलब जानवरों को पालते हुए ये जो 46%, ठीक है, ये लाइव स्टॉक है, ठीक है, लाइव स्टॉक। ओके, उसके बाद 2% जो है ये फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का है, यानी कि फर्नीचर बनाना, वो ये जो भी रहता है वो है। और जो 3.5% है ये फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। तो इससे मालूम ये हुआ कि व्हेन वी से एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें दो ही सबसे ज्यादा जो है जो सब सेक्टर्स आते हैं वो दो सबसे ज्यादा, एक क्रॉप्स हैं, दूसरा लाइव स्टॉक है, ठीक है। यानी कि तेलंगाना इकोनॉमी में या तो लोग खेती बाड़ी करते, या नहीं तो जानवरों को बड़ा करके पाल पोस के ये काम करते।
तो आप यहाँ पे ये परसेंटेज याद रखिए कि साल 2023-24 में 47, यानी कि क्रॉप्स का परसेंटेज कम हो गया। यहाँ पे 49 था क्रॉप्स का, यहाँ जाके 47 हो गया। और ये कम हुआ सो किधर गया बोले तो लाइफ स्टॉक में, यानी 2022-23 में 44 था, अब ये जाके 46% हो गया। तो इससे मालूम ये हो रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत लोग जो है ये समझ रहे हैं कि भाई क्या टमाटर ये वो उगाते, उससे अच्छा 2-4 बकरों को पालो, 50-60 हजार की मोटी रकम हासिल कर लो। आपको क्या लग रहा सही क्या है? आप जरा कमेंट्स में जरूर बताइए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पे है लैंड होल्डिंग पैटर्न। मैंने लैंड होल्डिंग का मतलब किसके पास कितनी ज़मीन है। मालूम है कि तेलंगाना इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल फार्मर जो रहता, मार्जिनल मतलब बिल्कुल हाशिए में रहता कोने में, तो वो फार्मर मतलब समझो तेलंगाना में किस लेवल का किसान, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन वालों का कितना परसेंटेज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मार्जिनल मतलब सबसे छोटा जो किसान है जिसके पास 2.47 यानी 2.5 एकड़ जमीन जिसके पास रहती है उन्हें मार्जिनल फार्मर है, यानी हाशिए पे रहता। समझिए करोड़पति है मेरी नजर में तो। पूरे तेलंगाना की जमीनों का अंदाजा है कम से कम 1 एकड़ जो है 30 लाख से कम नहीं है। नारायण खेड़ से लेके आप कहीं भी जाइए, आप किधर भी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, 30 लाख 40 लाख से कम नहीं। तो ये गवर्नमेंट डेटा ये बोल रहा है कि मार्जिनल फार्मर वो है जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन रहती है, 2.47 एकड़, यानी कि समझिए कम से कम यहाँ पे 80-90 लाख का जिसके पास प्रॉपर्टी है उन्हें जो है मार्जिनल फार्मर है। वाह क्या बात है भाई। शहर में रहने वाले लोग किराए पे रहते, कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने। तो बहरहाल खैर जो भी है, दूसरा जो है उसके बाद छोटा सा स्मॉल फार्मर कौन, छोटा किसान जिसको बोलते, वो है जिसके पास 2.48 एकड़ से लेके 4.94, ठीक है, यानी कि कम से कम 5 एकड़ जमीन। तो ये छोटा जिसको बोलते हैं ना छोटा किसान, तो 2.5 एकड़ जमीन से लेके 4.94, 5 एकड़ जमीन, यानी इसके पास 2.5 करोड़ रुपए जमीन रुपए है, तो भी इन्हें छोटा आदमी है, छोटा किसान है। वाह क्या जबरदस्त है। अच्छा भाई, सेमी मीडियम, सेमी मतलब छोटा मोटा बोलते नहीं अपने पास, छोटा मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ भाई बोलते नहीं, वो कौन बोले तो जिसके पास 4.95 से लेके 9.88 एकड़ जमीन, यानी 10 एकड़ जमीन है तो उन्हें छोटा मोटा किसान। आए ले, क्या है भाई ये, राइतु बंधु के जरिए इन्हें कम से कम 1,10,20,000 रुपए कमा लेता है। तो इन ठीक है। अब मीडियम जो किसान है जिसके पास 10 एकड़ से लेके 24 एकड़ तक, इन्हें मीडियम किसान। बड़ा किसान कौन, जिसके पास 24 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, 24.78 एकड़ से भी ज्यादा। अच्छा परसेंटेज की हम बात कर लेंगे, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा मार्जिनल फार्मर 68% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आते स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, उसके बाद आते सेमी मीडियम फार्मर्स, यानी कि 68% फार्मर्स जो भी तेलंगाना में है, इनके पास जो है 2.5 एकड़ से भी 2.47 एकड़ से भी कम जमीन है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 2.47%, 47 एकड़, ठीक है। तो 2.5 एकड़ से भी कम जिनके पास जमीन है, ऐसे किसानों की तादाद 68% है। उसके बाद जो है 22.7%, ठीक है, ये कौन है, ये स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 2.48 एकड़ टू 4.94, मतलब इसके बीच में जितने भी हैं ये लोग स्मॉल फार्मर्स हैं। ऐसे फार्मर्स की तादाद 22.7% है। तो ये दोनों का आप याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे तो एससी जो है 13% है। तो तेलंगाना के जितना भी लैंड होल्डिंग पैटर्न है, तो जितना भी तेलंगाना में लैंड होल्डिंग पैटर्न है उसमें एससी जो है 13.9% है और एसटी जो है 11.8% है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बोल के है, तो इंस्टीट्यूशनल मतलब जो कॉर्पोरेट इदारे रहते, गवर्नमेंट बॉडीज रहते, या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव्स जो भी रहते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, वो 0.2% है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करेंगे, जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। मिसाल के तौर पे इसका मतलब थोड़ा आसान अंदाज में बता दे रहा हूँ आपको कि साल 2022 और 23 में एग्रीकल्चर सेक्टर से कितनी जायद आमदनी हासिल हुई। 2,03,247 करोड़ रुपए तेलंगाना की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के सेक्टर के जरिए पैसे ऐड हुए। और साल 2023 में 2,11,422 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए ऐड हुए तेलंगाना इकोनॉमी में। तो यानी कि यहाँ पे 4% जो है इजाफा हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीएसवीए, ये बात याद रखिए। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बताऊंगा कि जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 2,11,422 करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए कमाए, ठीक है। अब कमाने के बाद ये 2,11,000 करोड़ और कितना 422 करोड़ रुपए कमाए, तो इसमें से हम लोग जो है सिर्फ 3 क्रॉप्स ऐसे हैं, राइस, कॉटन एंड मेज, यानी कि राइस चावल, कपास और जो है भुट्टा, ये तीनों से हम लोग जो है 1,01,279 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि सिर्फ 3 क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, राइस, दूसरा क्या है भाई, कॉटन
तीसरा भुट्टा, ऐसा लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है? मेज़। तो ये 3 के ज़रिए हम लोग ज़्यादा कमाए हैं। तो ये बात आप याद रखिए। एंड सॉरी, तो ये जो कमाई हुई, ये जो है लास्ट ईयर की कमाई है, ये बात याद रखिए। इस साल जो है थोड़ा कम हो गया। इस साल 1,01,279 करोड़ जो है ये लास्ट ईयर का है, और इस साल जो है 1,04,81 करोड़ रुपए कमाए। तो कमी कितनी हुई? 0.8% की कमी हुई, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सीज़न्स बोलती है, एक रबी, दूसरा खरीफ। तेलंगाना में खरीफ सीज़न को वानाकालम बोलते हैं और रबी सीज़न को यासंगी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बारिश कम हुई थी, ठीक है? तो एक वानाकालम जो रहता है, वानाकालम मतलब बारिश का सीज़न, ये जो है अक्सर रेनी सीज़न रहता है, लेकिन इसमें कुछ खास किस्म के फसलों को उगाया जाता है। लेकिन साल 2022-23 में वानाकालम सीज़न में लोगों ने राइस को ज़्यादा उगाया है, जिसको पैडी बोलते हैं। और यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जितना भी फार्मलैंड है उसका 44.3% जो है सिर्फ राइस के लिए ही उगाया गया। सिर्फ एक फसल पे ही हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा जो हमारे पास जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रॉप है वो है अपना ये कॉटन, ठीक है? तो 34.08% लैंड को जो है हम इसी कपास को उगाने के लिए लगा दिए। तो यानी कि 100 एकड़ ज़मीन है तो 44.3 एकड़ ज़मीन को जो है राइस उगाने के लिए, और 34.08 एकड़ ज़मीन को जो है हम लोगों ने कपास उगाने के लिए लगाया है। ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितना टोटल क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, तो 414 लाख मीट्रिक टन ऑफ क्रॉप्स जो है उगाए गए साल 2022 और 23 में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब से दिसंबर 2023 से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऑयल पाम ज़्यादा कल्टीवेशन पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हमारे पास मतलब ये है कि भाई पूरे इंडिया में जो है तेल जो हम लोग खाते, एडिबल ऑयल, जो पकवान का जो तेल रहता है, जो सनफ्लावर ऑयल जो भी उगाते खाते, ये जो है बाहर से आता। मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है इसको हम लोग इंपोर्ट करके लाते। तो हमारे पास जो तेल खाते हम बाहर से, यूक्रेन वगैरह से लाया जाता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो डॉलर का जो फॉरेन रिजर्व रहते, उसको पेमेंट करना है तो डॉलर में करना पड़ता। तो ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ऑयल पाम उगाएंगे, इस पे हम ज़्यादा काम करेंगे। तो तेलंगाना का एक प्लान ये है कि हम लोग 1 लाख एकड़ जो है ऑयल पाम कल्टीवेशन पे लगाएंगे, और आगे चल के हम लोग 2028 और 29 यानी अगले 5 साल के दौरान हम लोग इसको 3.5 लाख एकड़ तक जो है ऑयल पाम कल्टीवेशन उगाने वाले हैं। इतने लाख एकड़ जमीन पे हम लोग ऑयल पाम कल्टीवेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो है तेलंगाना की इकोनॉमी इंप्रूव होंगी, और साथ ही साथ जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हम जो तेल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, और हम अपने देश खुद मुक्तफी हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और एक दूसरा प्रॉब्लम यह है कि साल 2023 में मानसून सीजन के दौरान जो बारिश हुई, ये 17 दिन ताखीर के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से किसान लोग जो है सही तरीके से हार्वेस्ट नहीं कर पाए, सही तरीके से फसलों को उगा नहीं पाए। इसके अलावा ड्राई स्पेल्स जिसको बोलते हैं, खुश्क साली या बारिश का ना होना या लो वाटर लेवल, इसके जरिए से भी तेलंगाना के फार्मर्स एक सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे ये है कि साल 2022-23 में जहां पे क्रॉप्स में जो है 7.89% का ग्रोथ हुआ था गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, लेकिन साल 2023-24 में क्रॉप्स में 0.39% जो है क्रॉप्स में डिक्रीज हुआ, कमी हुई। उसकी वजह क्या है? जैसा हम लोग बताए, 17 दिन बारिश जो है देर से हुई थी, इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में 0.39% जो है कमी आई साल 2023 और 24 में। इसी तरह यहाँ पे दूसरा जो सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का, अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करेंगे, जैसा कैटल एंड पोल्ट्री वगैरह या बकरों को पालना, ये सब, इसमें जो है 2.35% जो साल 2022-23 में था, इससे जाके 3.99%, ऑलमोस्ट 4% का इजाफा दर्ज हुआ है। तो इससे मतलब ये है कि तेलंगाना में एनिमल्स को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उसको पाला जा रहा है, उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। इसी तरह फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में, जैसा कि जंगलात के अलग अलग प्रोडक्ट्स को लाके जो है, जो भी जैसा कि मैं अभी बताया, फर्नीचर्स बनाना, दीवार बनाना, वो ये, तो उसमें जो है 0.9% जो है ये थोड़ा कम था साल 2023 में, लेकिन ये जो है इजाफा हुआ, 0.07% का इजाफा हुआ। बट ठीक है, ये सेम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में थोड़ी स्लाइट इजाफा हुआ, 3.3% था साल 2022-23 में, और साल 2023 और 24 में जो है 3.5% का इजाफा हुआ। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब मैं टोटल 15 से लेके 20 पेज जो है 15 मिनट में कवर कर दिया। अब लास्ट पॉइंट ये है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो
ग्रोथ जीएसवीए के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि साल 2022-23 में ये जहाँ पे 17% था, तो ये साल 2023-24 में 15.8% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना अगर 100 रुपए कमा रहा है एक साल के दौरान, तो साल 2022-23 में ये जो है 17 रुपीस जो है हमारे को एग्रीकल्चर से आते थे, अब ये जाके 15 रुपीस 15.80 रुपीस जो है 80 पैसे जो है हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कम हो गया। तो उस कमी की वजह क्या है? तो वेदर इश्यूज हैं, और वेदर इश्यूज की वजह से लोग क्रॉप्स की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन लाइफ स्टॉक की तरफ थोड़ा ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो ये बात आप याद रखिए। थैंक यू सो